हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स के लिए में जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस दिया गया है उसको करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि सारा सिलेबस आपको 2 वीडियोस में ही कवर कर दूं, और छोटी छोटी वीडियो होंगी, ज़्यादा नहीं होगी, और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टीजीटी मेडिकल एग्जामिनेशन दैट इज़ कंडक्टेड रिसेंटली, हमें ये पता चला कि ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। और सेकंड, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना, दैट इज़ मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लो, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। इन वीडियोस के बाद, 2 वीडियोस के बाद, हम प्रैक्टिस सेशन भी कंडक्ट कर लेंगे। अगर डिमांड हुई तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें और भी अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ज़्यादा डीपली पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यही बताइए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजी पेपर आएगा, और इजी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिंपली यही होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट करना का काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का, है ना, लेजिस्लेचर का। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। बस इतना याद रख लो कि इम्प्लीमेंटेशन सिंपली। अभी मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है, बताइए। देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है ना, पहले हम इसको पॉलिटी के अंडर ही पढ़ते थे, लेकिन जो एक पर्सन है, वुड्रो विल्सन, इन्होंने कहा, वुड्रो विल्सन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वुड्रो विल्सन, इन्होंने कहा कि हम पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो इन्हीं को वुड्रो, मतलब WW से याद रख सकते हैं, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम देखते हैं कि इसका नेचर एंड स्कोप क्या है। व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप? देखिए, हम दोनों तरह से ही इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एज ए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, मतलब दोनों ही एस्पेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते हैं। थ्योरी में हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, है ना, क्या हायरार्की रहेगी, ये सब हम थ्योरी में पार्ट में पढ़ते हैं। और प्रैक्टिकल में हम ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस को देखते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरिजन बेस्ड भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको पता होना चाहिए कि ये पीपल के इंटरेस्ट में काम करता है, पीपल के इंटरेस्ट में काम करता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर या पीपल वेलफेयर, कुछ भी बोल सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर मनी से इसका रिलेशन नहीं है। मतलब ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कंपैरिजन बेस्ड। तो पब्लिक वेलफेयर सिंपली ये कीवर्ड है, इसको याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब टॉपिक में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक आपने देख लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन फादर हैं इसके, ये सब। अब ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि कौन क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एक सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि कौन क्या करेगा, क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किस ऑर्डर में काम होगा। ऑर्डर हमें पता चलता है कि किस ऑर्डर में काम होगा, और किसकी क्या अथॉरिटी है, हमें अथॉरिटी के बारे में पता चलता है। दिस इज़
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सिलेबस में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या खासियत है कि यहाँ पे हायरार्की होती है, हायरार्की होती है, हायरार्की होती है ना, आपके ऊपर कोई सीनियर होगा, उनके ऊपर कोई और सीनियर होगा, एक प्रॉपर हायरार्की में काम होता है, राइट। तो हायरार्की होती है, रूल्स होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, रिटन रूल्स होते हैं, रिटन रूल्स होते हैं, राइट। और एक चेन ऑफ कमांड क्लियर होती है, चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब। इसमें एक कंसेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज़ दिस? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक एम्प्लॉय जो है ना, कोई एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, तो इस बॉस से ही इसको ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई भी इसको ऑर्डर दिए जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही बॉस होगा जो जो इसको ऑर्डर दे रहा है। ऐसा क्यों है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्यों है? अगर एक ही बॉस होगा तो इससे क्या होगा, या मल्टीपल बॉस होंगे, या 2 बॉस होंगे, 3 बॉस होंगे, तो क्या होगा, उससे कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। देखिए, याद नहीं करना है आपको, थोड़ा समझना है। वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको ईजिली आप कर पाएंगे। अगर एक बार भी आपने ढंग से ये देख लिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कन्फ्यूज़न होगा ना, अगर 2 बॉस हो गए, कन्फ्लिक्ट होगा, इनएफिशिएंसी होगा, इनएफिशिएंसी होगा। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल, या ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल, ऑर्गेनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं, ये किसके आइडिया से ड्राइव किए जाते हैं, ये किसकी आइडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसा पूछा जा सकता है। किसकी आइडिया से जुड़ा हुआ? तो एक और पर्सनैलिटी यहाँ पे आती है, एलजी। पहले डब्ल्यू था, अब एलजी मतलब लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जी का नाम आता है, याद रखिएगा। लूथर गुलिक जी का जहाँ भी नाम आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। किससे? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ आ जाएगा। ऑप्शन में क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। तो जब भी लूथर गुलिक जी का नाम आता है तो आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? प्लानिंग किस तरह से काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है ना सब कुछ, तो आप इजीली ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा सोचेंगे वहाँ पे तो आप कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो देख ली तब तो आपके लिए आसान ही हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्ट करना है वो सब, जैसे हमने कहा पीछे, एंड बजटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। और ये किसके आइडियाज़ हैं? ये है लूथर गुलिक का। देखिए, हम डीपली नहीं जा सकते हैं, आपको इतना ही याद रखना है कैसे भी करके, ताकि आप इजीली एमसीक्यू सोल्व कर पाएँ। इतना ही इस वीडियो का इसका मतलब एम है। आपको बहुत ऐसा चीज़ें ब्रीफ मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इतना टाइम भी नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ ही दिन बचे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इतने आए ऑर्गेनाइजेशन में। आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा? एक आपने लूथर गुलिक, ये नाम याद रखना है, लूथर गुलिक इम्पोर्टेंट है। और एक था यूनिटी ऑफ कमांड, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड आपने ध्यान में रखना है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब थोड़े अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले माना जाता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो वहाँ पे अथॉरिटी है, जो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या हमेशा बेस्ट डिसीजन लेता था, ये ऐसा माना जाता था कि वो बेस्ट डिसीजन लेता था और रैशनल डिसीजन होता था।
रैशनल डिसीजन दैट इज़ बेस्ट डिसीजन, रैशनल डिसीजन को ही तो बेस्ट डिसीजन बोला जाएगा ना। तो ऐसा माना जाता था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बेस्ट डिसीजन लेता है। लेकिन एक और पर्सन आते हैं यहाँ पे, नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, हर्बर्ट, और आगे आपके थिंकर भी हैं। सिलेबस बताऊँ ना आपको, ये देखिए यहाँ पे ये है ना एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, यहाँ तक हम कर लेंगे आज। और यहाँ पे हर्बर्ट साइमन का नाम है, और भी हैं, और भी सब करेंगे हम, ये सब करेंगे। मतलब इसके बाद मैं यही टॉपिक लेने वाला हूँ सीधा थिंकर का, ताकि आपके जो भी थिंकर्स हैं, जो भी पर्सनैलिटी हैं, वो कवर हो जाए अच्छे से। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऐसा मुझे लगता है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो पर्सनैलिटी जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला कि ये जो बेस्ट डिसीजन है ना, बेस्ट डिसीजन जो हमने बात करी बेस्ट डिसीजन की, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने कहा कि पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमेशा कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बेस्ट डिसीजन कैसे लिया जाएगा, नहीं ले पाएंगे ना। तो हमारे पास कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे पास हमेशा टाइम लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम फ्रेम में ही डिसीजन लेना होता है, ऐसा नहीं है कि सालों सालों लगा दें कोई डिसीजन लेने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बेस्ट डिसीजन जो है टाइम फ्रेम में ही लेना पड़ता है, और बेस्ट डिसीजन के लिए मतलब उस टाइम फ्रेम में लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप उस टाइम फ्रेम में बेस्ट डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। और ह्यूमन कैपेबिलिटी भी तो लिमिटेड होती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको सब कुछ पता होगा। ह्यूमन माइंड की लिमिट होती है, ह्यूमन माइंड की लिमिट होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हर्बर्ट साइमन ने कही हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए उन्होंने एक नई कंसेप्ट दी थी, बाउंडेड रैशनैलिटी। रैशनल डिसीजन तो है, लेकिन दिस इज़ बाउंडेड क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमेशा टाइम लिमिटेड है, ह्यूमन जो है वो, ह्यूमन माइंड जो है वो लिमिटेड है, राइट। माइंड की लिमिट होती है, सॉरी। एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि हर्बर्ट साइमन के कि इसका मतलब ये होता है कि जो डिसीजन है वो बेस्ट तो नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाता है। ऐसा डिसीजन होता है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन रन हो जाता है, काम चल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइजिंग, राइट, सेटिस्फाइजिंग। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही करना आपको, लीडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लीडरशिप इजी है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। लोगों से काम करवाना सिर्फ अथॉरिटी से नहीं, सिंपली बोलें लोगों से काम करवाना है सिर्फ अथॉरिटी से नहीं, इसको ही लीडरशिप बोला जाता है। इसमें मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप हम देख लेते हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, स्टाइल ऑफ लीडरशिप में देखते हैं ऑटोक्रेटिक जहाँ पे क्या है बॉस ही सब कुछ है, राइट। ऑटोक्रेटिक होगी एक टाइप, ये होगी। दूसरा होगा डेमोक्रेटिक, जहाँ पे आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है ना। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पीपल पार्टिसिपेशन होगा, और मोरल जो है पब्लिक का वो हाई होगा। मोरल ऑफ द पब्लिक इज़ हाई, ठीक, तभी तो हाई होगा जब पार्टिसिपेशन होगा, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है। एंड लेज़र फेयर, इसमें क्या है ये आपको पता होगा कि ये मिनिमम कंट्रोल की बात करते हैं। मिनिमम कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होगा और मार्केट अपने हिसाब से काम करती है, राइट। ये लेज़र फेयर की पॉलिसी है, लेज़र फेयर लीडरशिप है ना। तो एमसीक्यू आ सकता है कि पार्टिसिपेशन वाली लीडरशिप को क्या बोलते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है सिंपली। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा, आप कर पाएंगे। इतना ही है इसमें। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन और उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। कम्युनिकेशन
अब कम्युनिकेशन की बात करें, ये कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो दो प्रकार की कम्युनिकेशन हम देखते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ना, फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, है ना, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू हो सकती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और ये फॉर्मल मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट चैनल के थ्रू, गवर्नमेंट चैनल के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाता है प्रॉपर, एक जैसे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगा, या फिर उसके बाद सब डिवीज़न में या ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, इस तरह के जो चैनल हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। और ये सिंपली आप इसको देख सकते हैं, और ये डायरेक्शन भी पता होती है, ऊपर से नीचे वाली कम्युनिकेशन को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और नीचे से ऊपर अपवर्ड कम्युनिकेशन, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये दो तरह की कम्युनिकेशन आपको ध्यान में रखनी है। और इनफॉर्मल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वही होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को के लिए एक टर्म बोली जाती है ग्रेप वाइन। आप ध्यान में रखिएगा, इसको सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा बोला जा सकता है। तो उसके लिए ग्रेप वाइन उन्होंने ऑप्शन सेट किया हो सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे कौन सा था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन इतना ही काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। इतना भी कर लिया ना, तब भी आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग तो ये छोड़ के जाएंगे, ऐसा मुझे पता है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आप अपने आप को लकी मानिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, और हम प्रैक्टिस सेशन भी कंडक्ट कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट को एक साथ काम चलना होता है ना, वही कोऑर्डिनेशन है। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कोई कोई मतलब हो सकता है पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, कोई आईपीएच है ना, इस तरह। तो सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ करना होता है काम, इसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, राइट। यहाँ एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, कितने नाम हो गए, 3 हुए थे ना नाम पहले, हर्बर्ट साइमन थे, और एक एलजी थे, एक डब्ल्यूडब्ल्यू थे, है ना, ठीक है। लूथर गुलिक था, हर्बर्ट साइमन था, और कौन था डब्ल्यूडब्ल्यू से, याद है ना आपको, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन, और ये चौथा नाम, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इट इज़ द मैरी पार्कर फोलेट, एक सेकेंड, फोलेट। आप इनको ना एमपी से भी याद रख सकते हैं, एमपी, दिस इज़ फॉर एमपी, एमपी फोलेट। अब ये इनका कहना था ना, एमपी फोलेट का कहना था कि कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किसने कहा था, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपली इतना याद रख लो किसने कहा था, सीधा पूछा जा सकता है, एमपी ने कहा था। कोऑर्डिनेशन सीधा याद रख लो, एमपी ही कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसा समझ लो, है ना, ध्यान में रखना इस बात को। और टाइप क्या है इसकी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, तो यही बन जाएगा सीधा का सीधा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन का एसेंस किसने बताया था, ये सीधा आ जाएगा क्वेश्चन, मैरी पार्कर फोलेट, एमपी। टाइप वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो हमने ऊपर ही किया था ना, वही 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 है ये, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे ना, ये वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से ये हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी रिवाइज़ करें, जो इसको मेनली जो चीज़ें याद रखनी थी आपको, वो देख लेते हैं, नीचे एक बार लिख देते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो एक इसमें हमने किया था, एक फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, देखिए मन में आपको रिपीट करना है, मेरे साथ रिपीट करना है, बोलिए कौन थे,
देखना नहीं है, अपनी बुक नहीं खोलनी है, अपनी कॉपी नहीं चेक करनी है, अपने नोट्स नहीं देखने हैं। ट्राई टू रिकॉल थिंग्स जो हमने की अभी। फादर ऑफ पी अगर आपने डब्ल्यू याद कर पाया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा नाम इनका है वुडरो विल्सन। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया किसने दिए थे, या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी, यही इंपॉर्टेंट है। बाउंडेड रैशनैलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है। किसने दिया था, किसके आइडिया थे ये थे, बताओ 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 बताओ। ये थे हर्बर्ट साइमन के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया किसके थे, हर्बर्ट साइमन। टू पर्सनैलिटी होगी, वन टू, अब और थे, अब एक और पर्सनैलिटी थी, बताइए बताइए, एक और थे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, सॉरी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया थे ये तो उनके थे ना, एलजी के थे यार, एलजी के आइडिया ऐसे रखा था यार, एलजी के आइडिया। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया जो थे, एलजी मतलब लूथर गुलिक। एलजी के आइडियाज़ थे लूथर गुलिक। और बाउंड्री रैशनैलिटी तो वो था जिसमें हमने कहा गया था कि वो टाइम जो लिमिट होता है या ह्यूमन कैपेबिलिटी लिमिटेड है और इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो वहाँ पे हमने बोला था कि बाउंडेड रैशनैलिटी। और बाउंडेड रैशनैलिटी का आइडिया किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन। ये तीसरी पर्सनैलिटी हो गई। ठीक है, ये हमने किया था कि हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने बताया था। ठीक है, और इसी को हमें कह सकते हैं कि इन्होंने ही डिसीजन मेकिंग का बताया था, कि डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन जो डिसीजन लेता है ना, वही वही सब चीज़ें। तो डिसीजन मेकिंग का भी आप इसमें हर्बर्ट साइमन का ही देख सकते हैं। एक और हमने पर्सनालिटी देखी थी, एमपी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का किसने दिया था, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स किसने दिया था, एमपी कौन थे, मैरी पार्कर फोलेट। ये फोर्थ पर्सनालिटी जो अभी हमने देखी। अगर ये कर लिया ना आपने, सिर्फ इतना ही, सिर्फ जो एंड में लिखा, तब भी शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जो ऊपर लिखा है ना, बाकी चीज़ें जो बताई हैं, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आई थिंक अभी आप कर पाएंगे, अभी आप एमसीक्यू करेंगे ना, तब और क्लैरिटी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। राइट, अभी देखिए कौन सा करें हम, आप बताइए, सीधा यहीं से करें या यहीं से करें। मुझे लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। हमारे पास कुछ यही जो थिंकर दिए हैं ना, वैसे तो और भी हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही इससे बाहर नहीं आएगा जो इन्होंने सिलेबस में दिया है। तो चलिए पहला थिंकर करते हैं, कौटिल्य जी का करें। चलिए ठीक है, कौटिल्य। और ना ये जो टॉपिक है ना थिंकर, यहाँ पे आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, बार बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर क्वेश्चन बनेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि थिंकर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हैं, और जो अभी इन्होंने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन की हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलती तब होती है जब स्टूडेंट नाम तो याद करते हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं याद करने हैं। तो आपने आइडियाज़ और नाम साथ में एक टेबल बना लो, जो कि हम एंड में बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो कौटिल्य जी से स्टार्ट करते हैं, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य। अब बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, तो इसी चीज़ से हम आगे बढ़ेंगे सभी पर्सनैलिटी के साथ। जैसे महात्मा गांधी बहुत
एक अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पर्सपेक्टिव रहा था वो चीज़ें हम साथ में लेके वो चीज़ें लेके मतलब वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दो तरह की पर्सनैलिटी हैं बेसिकली जो सिलेबस में दी हुई हैं, एक इंडियन थिंकर है एंड एक फॉरेन थिंकर है। तो इंडियन थिंकर में हमें चाणक्य और महात्मा गांधी जी दिए हुए हैं, तो ये डेफिनेटली इंडियन। एंड ये किसके ऑथर थे पहले बताइए? ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, राइट। एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है। और इन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड किया था, है ना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेसिक क्वेश्चन है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड किया था, है ना। तो इनका क्या आइडिया था बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन क्या आइडिया था कि स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है पब्लिक वेलफेयर। तो चाणक्य जी ने पब्लिक वेलफेयर का मतलब बोला था कि स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव, स्टेट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, स्टेट ऐसे बोल लो, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक वेलफेयर। सिंपली यही लाइन उठा के दे देंगे वो, ये किसने बोला था पब्लिक वेलफेयर, ये कौटिल्य जी ने बोला था। इसलिए कौटिल्य जी को क्या बोला जाता है कि वेलफेयर स्टेट का अर्ली सपोर्टर माना जाता है। किसको? अर्ली सपोर्टर मतलब किसको बोला जाता है? कौटिल्य जी को बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फीचर दिए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, किस तरह के फीचर्स होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा था 1 स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात इन्होंने करी थी, राइट। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, जब स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की थी इन्होंने। दूसरा यहाँ पे बोला गया था क्लियर हियरार्की होनी चाहिए कि कौन किसके नीचे काम करेगा, क्या ऊपर होगा, ये सब हियरार्की क्लियर होना चाहिए, क्लियर हियरार्की, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड एथिकल गवर्नेंस की भी इन्होंने बात करी थी, एथिकल गवर्नेंस, राइट। तो एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर हियरार्की ये इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक वेलफेयर ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा था, क्या कहा था, और ये कौटिल्य जी ने कहा था। सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी को डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का एडमिनिस्ट्रेशन व्यू क्या था कि ये पावर के अगेंस्ट नहीं थे, पावर के अगेंस्ट थोड़ी ना थे ये, लेकिन अब्यूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट थे। सिंपली इतना याद रख लो कि पावर के अगेंस्ट नहीं थे। उधर ऑप्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन में आ सकता है तो कि महात्मा गांधी का व्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहली स्टेट में ऐसा दे सकते हैं कि पावर के अगेंस्ट थे, अब्यूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट थे। तो पावर के अगेंस्ट नहीं थे ये, लेकिन अब्यूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट थे, इतना याद रख लो। इनका फोकस यही था, एथिक्स प्लस मोरालिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंटर को स्ट्रॉन्ग वाली बात कर रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। आपको पता होगा ना ये कि विलेज सेल्फ रूल की बात करते थे महात्मा गांधी जी। तो इनके आइडियाज़ क्या थे? इनके आइडियाज़ तो यही थे ना कि अपना राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य मतलब जस्ट गवर्नेंस, राम राज्य, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए मतलब। एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने बात करा कि सेल्फ विलेज सेल्फ रूल की बात करते थे। एंड ट्रस्टीशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल किसने दिया था? ट्रस्टीशिप ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ट्रस्टीशिप ये जो है, जो हमने मोरालिटी की बात करी ना, मोरालिटी ये ट्रस्टीशिप का ही प्रिंसिपल के बेस के ऊपर है, राइट, समझ गए। तो गांधी सपोर्टेड डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टीशिप, राम राज्य, ये सब आपको वैसे पता भी होगा अगर आपने थोड़ा सा भी गांधी जी के बारे में पढ़ा है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए महात्मा गांधी जी के बारे में। अभी नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी कर लेते हैं।
जो कि हैं, एक सेकंड को, एक F.W. टेलर एंड एल्टन मायो। F.W. टेलर, ठीक। F.W. टेलर ने क्या बोला था, इनको सीधा लिखो, फादर ऑफ साइंटिफिक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है इनको। अब कैसे याद रखेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको। वहाँ पे सीधा यही पूछा होगा कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसको बोला जाता है, तो कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न होगा, इतना कुछ आपने पढ़ा होगा तो सिंपल याद रखना, टेलर दर्जी, मशीन से सिलता है ना वो, तो साइंटिफिक, साइंस चाहिए ना उसके पीछे, ऐसा थोड़े ना सिल देगा कपड़े, तो बस टेलर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, बस ऐसे याद रख लो भाई, ऐसे याद रखना होता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो वर्क को साइंटिफिक बना दो, वर्क जो होता है ना, वर्क को साइंटिफिक बना दो। अब इतना ही याद रख लिया ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ठीक है, इन्होंने बोला होगा वर्क को साइंटिफिक बना दो, वर्क को साइंटिफिक बना दो, राइट। इनके की फीचर्स देख लो, फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि टाइम एंड मोशन स्टडी, डिवीज़न ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी, फोकस। मतलब थोड़ा सा हमें ये लग रहा है ना साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं इनके फीचर्स। टाइम एंड मोशन स्टडी, डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को डिवाइड कर दो, स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, एफिशिएंसी फोकस में लाओ, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी के ऊपर फोकस था, एफिशिएंसी, कि काम को कैसे एफिशिएंट बनाना है, तो हमें साइंटिफिक अप्रोच का ही, साइंटिफिकली हमें काम करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा, तभी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो साइंटिफिक अप्रोच याद रख लो और एफिशिएंसी याद रख लो, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो किसने दिया था, टेलर ने बोला था। टेलर मतलब साइंस मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस लिए है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। सिंपली इतने याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अगले जो थे एल्टन मायो, वो इनके बिल्कुल उल्टे थे। एल्टन मायो, सिंपली इतना याद रख लो, ये इन्होंने दिया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी एल्टन मायो जी ने, और ये एग्जैक्ट अपोजिट हैं टेलर के। अब याद कैसे रखेंगे भाई, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, अब मायो से याद रखो कैसे भी, माँ से, मायो, मायो मतलब ह्यूमन, ऐसे याद रखो, मायो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से उल्टा है। उन्होंने वर्कर को क्या बोला था, वर्कर को बोला कि साइंटिफिक है, मशीन जैसा मानते थे वो वर्कर को, मशीन जैसा वर्कर को मानते थे, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन साइड इन्होंने इग्नोर कर दी। ये इनकी ड्रॉबैक भी थी, इनकी ड्रॉबैक पता क्या थी, इनकी ड्रॉबैक यही थी कि ये ह्यूमन को या वर्कर को, ह्यूमन को मशीन के इक्वल बनाते थे, मशीन की तरह, लेकिन ह्यूमन एंगल जो था, ह्यूमन एंगल वो मिस था, और यही इनका एक वो क्या था, क्रिटिक था एक, मतलब अब हमें क्रिटिसाइज़ करें इस थ्योरी को तो वो ह्यूमन एंगल मिस था। तो लेकिन ये एल्टन मायो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वर्कर मशीन नहीं है, ह्यूमन है। और उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट की बात की थी, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट, याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट, ठीक। हाथोर्न एक्सपेरिमेंट ये किससे रिलेटेड है, किसने किया था, एल्टन मायो ने किया था, राइट। इन्होंने कहा था कि, मतलब इन्होंने क्या कहा था, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था तो कि उन्होंने क्या फाउंड आउट किया, उन्होंने कहा कि जो इनफॉर्मल ग्रुप जो हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन सोशल नीड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मशीन की तरह काम करो, अपनी सोशल नीड्स भी होती हैं, वो इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है।
तो ये सोशल नीड्स वगैरह जब बात आएगी ना, तो ह्यूमन एंगल से आप रिलेट कर पाएंगे। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूमन मतलब मायो, तो आप रिलेट कर पाएंगे। मतलब अब एक बार भी आपने सुन लिया ना, जब हम एमसीक्यू करेंगे तब आप टेस्ट करना अपने आप को कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मायो, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हमारी सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सपेरिमेंट किया था, बाकी कुछ भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, एच फॉर ह्यूमन से याद रख लो, हाउथॉर्न। एच मतलब ह्यूमन, हाउथॉर्न, और ह्यूमन से आपको मतलब याद आएगा। तो ठीक है, तो सोशल नीड इंपॉर्टेंट हो जाएगी। खैर, पहाड़ी भी निकल रही है बीच बीच में, थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो आप समझिए, फीलिंग को समझिए भाई, फीलिंग को, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज़ नॉट इक्वल टू मनी। मशीन का काम क्या था कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, मनी कमाना है भाई। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अपनी सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट है, ये भी तो एक मोटिवेशन होती है। जरूरी थोड़ी ना मोटिवेशन मनी होती है ना। तो एल्टन माई जी को याद रख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट आएगा क्वेश्चन डायरेक्टली। अभी नेक्स्ट पर्सनालिटी के ऊपर चलते हैं, कौन सी है? मैक्स वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्बर्ट साइमन ऑलरेडी हमने कर ली है। अब अब्राहम मास्लो एंड फ्रेडरिक, तीन बची है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, जर्मन हो हाँ। खैर खैर खैर, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। कौन से हैं? मैक्स वेबर, मैक्स वेबर जी, मैक्स वेबर जी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मैक्स वेबर को बोला जाता था फादर, बोला जाता है फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। वेबर, बी आ रहा है ना, बी से ब्यूरोक्रेटिक, याद आगे या मतलब याद कर लो ऐसे, वेबर, वेबर, बी मतलब ब्यूरो, राइट। ऐसे याद करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है? अब क्या है होता है ब्यूरोक्रेसी के, क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी नहीं समझते आप? जो सिविल सर्विसेज है ब्यूरोक्रेसी है, रूल बेस्ड है, रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। ब्यूरोक्रेसी है ना, रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है। रूल बेस्ड, ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी काम करेगा, रूल है, रूल बेस्ड काम होगा, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। रैशनल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एंड फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वेबर। फीचर क्या है ब्यूरोक्रेसी के? फिक्स्ड हायरार्की है। जैसे ब्यूरोक्रेसी, जैसे यहाँ पे डीसी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे नीचे एसडीएम है, सब डिवीज़न में तहसीलदार हैं, ये सब है। तो एक हायरार्की बनी हुई ना, फिक्स्ड हायरार्की है। रिटन रूल्स हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर है, जिसको काम मिलेगा वही काम करेगा। बीडीओ अलग काम करेगा, तहसीलदार अलग काम करेगा, अपने टैक्स वाले, एक्साइज वाले डिफरेंट काम करेंगे, है ना। तो ये रिटन रूल्स हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर है। इम्पर्सनैलिटी मतलब क्या? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये सब है ब्यूरोक्रेसी के। मतलब हम सिविल सर्विस की देखेंगे डीपली, तब हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस फीचर्स को, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। तो ब्यूरोक्रेसी का फीचर क्या है? ये सब फीचर्स हैं भाई। फिक्स्ड हायरार्की हो गया, डिवीज़न, रिटन रूल्स हो गए, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गए, एंड इम्पर्सनैलिटी मतलब पर्सनल फेवर में काम नहीं करना है। लिख ही देता हूँ भाई यहाँ पे, फिक्स्ड हायरार्की, रिटन रूल्स, डिवीज़न ऑफ व्हाट? डिवीज़न ऑफ लेबर, इम्पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है इसका? पर्सनल फेवर के ऊपर काम नहीं करना है, राइट। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, है ना। ऐसे थोड़ी ना किसी को अपॉइंट कर देंगे, एग्ज़ाम होगा प्रॉपर, उसी के थ्रू आपकी सिलेक्शन होती है। ओके, क्रिटिसिज्म भी है इसके वैसे, रेड टेपिज्म है, रिजिडिटी है, करप्शन है, डिले है, बहुत कुछ है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली क्वेश्चन आएगा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का फादर किसको बोला जाता है? दैट इज वेबर, बी फॉर बी। हर्बर्ट साइमन हमने किया था इसके बारे में,
क्या था, रिवाइज करो। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन मेकिंग, और बाउंडेड रैशनैलिटी किया था ना, बाउंडेड रैशनैलिटी, सेटिस्फाइजिंग कि काम जो है चल जाए, सेटिस्फाइजिंग, बाउंडेड रैशनैलिटी क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस थी? ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन थी, टाइम की लिमिटेशन थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की नहीं होती है ना। तो बेस्ट डिसीजन नहीं होता है, प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, और इसी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिसीजन मेकिंग, राइट, इम्पोर्टेंट है। अब अब्राहम मास्लो के बारे में बात कर लेते हैं। अब्राहम मास्लो, राइट, अब्राहम मास्लो की बात करते हैं। इसके बारे में क्या है, इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर मास्लो का मॉडल देखें ना, तो इनकी हिरार्की नीड्स होती हैं, हिरार्की ऑफ नीड्स, मतलब कैसे समझें इसको। ओके, अब इनका कहना होता है, अब्राहम मास्लो ये कहते हैं कि जो मतलब साइकोलॉजी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो ह्यूमन मोटिवेशन है, वो ड्राइव्स फ्रॉम डिफरेंट नीड्स। फॉर एग्जांपल हम इसकी हायरार्की भी की ये बात करते हैं कि डिफरेंट नीड्स होती हैं बेसिकली, जो 5 लेवल में इन्होंने डिवाइड किया था। जैसे इनका एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे नीचे इन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बोला था कि मोस्ट फंडामेंटल नीड है, मोस्ट असेंशियल फॉर सर्वाइवल होता है। जैसे कपड़ा रोटी मकान जिसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं कि सेफ्टी, अगर ये सब नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम सेफ्टी की नीड्स, जो हमारा मोटिवेशन है वो ड्राइव होता है। ह्यूमन जो मोटिवेशन है, जो हमारा बिहेवियर है, जब ये फुलफिल होगी ये वाली नीड्स, तो ऑटोमेटिकली हम इन नीड्स के बारे में सोचते हैं। सेफ्टी नीड, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अगर ये भी फुलफिल हो रही हैं तो तब हम डिफरेंट हियरार्की के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, ठीक, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ये इसमें हम सोशल कनेक्शन की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। एंड देन हम इससे ये भी फुलफिल हो रही हैं तो उसके बाद हम एस्टीम नीड की बात करते हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एस्टीम नीड्स मतलब जिसमें हम अचीवमेंट की बात करते हैं। और जब ये भी पूरे हो जाते हैं तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये हायरार्की से कि जैसे जैसे हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं वो हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, रीचिंग फुल पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पे हम, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको ये सब ये पिरामिड याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो अब्राहम मास्लो थे, उन्होंने हियरार्की ऑफ नीड्स की प्रिंसिपल का बात किया था, जिसको हम मास्लो मॉडल भी बोलते हैं, मास्लो मॉडल, मास्लो मॉडल। तो याद कैसे रखना है, बेसिकली जैसे हमने वेबर से B4 ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी याद रख लिया, तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, हमें सिर्फ हियरार्की ऑफ नीड किसने दिया था, हियरार्की ऑफ नीड्स ये किसने दिया था, हियरार्की ऑफ नीड्स की बात किसने की थी, ये मास्लो ने की थी, हियरार्की ऑफ नीड्स की, अब्राहम मास्लो। अब यहाँ पे कनेक्शन बिठा लो, मास्लो AM, ठीक है।
जिसमें आपकी एक चीज़ आ सकती है कि सबसे नीचे वाला कौन था, वो फिजियोलॉजिकल नीड थी, कपड़ा रोटी मकान। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अब्राहम मास्लो का जो सबसे नीचे जो बॉटम में जो नीड्स थी वो कौन थी, वो थी कपड़ा रोटी मकान, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। और सबसे ऊपर जो थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पे। बस इतने याद रख लो, सबसे टॉप और सबसे नीचे वाला। एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली सिंपल तो यही आना चाहिए कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया था, मास्लो ने दिया था। ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस क्या था, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस ये थी कि ये मोटिवेशन के लिए सिर्फ सैलरी काफ़ी नहीं होती है, हायर नीड्स भी इम्पोर्टेंट होती है। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंस है कि मोटिवेशन के लिए हायर नीड्स इम्पोर्टेंट होती है। हायर नीड्स, जैसे हायर नीड्स हो गई ना ये, तो हायर नीड्स इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली सैलरी। बस काफ़ी है इतना। अब नेक्स्ट करते हैं जो कि लास्ट हैं, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, ओ आप ना, आपको सिलेबस में दिया होगा इनका नाम। ठीक है, अब ये इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी की बात करी है, टू फैक्टर थ्योरी। अभी टू फैक्टर थ्योरी क्या है, इसमें आप ये हाइजीन की बात करते हैं, हाइजीनिक फैक्टर की, हाइजीन फैक्टर की, और एक बात करते हैं मोटिवेटर की, मोटिवेटर। हाइजीन हाइजीन फैक्टर जो है वो सैलरी, वर्क कंडीशन, है ना, ये सब बात करते हैं हाइजीन में। और मोटिवेटर्स में ये बात करते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मोटिवेशन अचीवमेंट वगैरह की बात करते हैं, अचीवमेंट होगी, रिकॉग्निशन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। और ये हाइजीन फैक्टर जो है इसमें सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पॉलिसी, ये सब बातें करते हैं। सिंपली ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ पूछा जाएगा टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, जो कि हर्ज़बर्ग ने। बर्गर से याद रख लो, टू टू फैक्टर, बर्गर होता है ना, बर्गर बर्गर दो होते हैं बीच में सैंडविच टाइप, तो टू फैक्टर, बस इतना ध्यान में रखनी है आपने बातें। ठीक है, तो ये सब आपके जो थिंकर्स थे जो सिलेबस में दिए गए थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौटिल्य जी, बताइए क्या था सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौटिल्य जी के बारे में। वैसे जो डिस्कस किया वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनली एक कीवर्ड में आपको कुछ याद रखना है बेसिकली, तो एटलीस्ट वो तो याद करके ही जाइएगा। कौटिल्य मतलब वेलफेयर स्टेट और स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये दो चीज़ें। गांधी जी के बारे में ट्रस्टीशिप, एथिक्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राम राज्य, विलेज, सेल्फ रूल की बात करी है। टेलर टेलर मतलब टेलर मशीन से सिलता, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों जरूरी था, क्योंकि एफिशिएंसी से बढ़ेगी, है ना। मायो से क्या याद रखेंगे, मायो से हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो लेबर है वो मशीन नहीं है, ह्यूमन जो अपनी सोशल नीड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, सोशल नीड्स की बात करी थी उन्होंने। अब बेबर, बी फॉर ब्यूरोक्रेसी, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। ठीक है, तो उसके बाद साइमन हमने पीछे भी देखा था पहले, मतलब डिसीजन मेकिंग एंड बाउंडेड रैशनैलिटी, है ना। मास्लो के बारे में क्या देखा हमने, मास्लो ने लो से हमने स्टार्ट किया था, ऐसे अगर लो नीचे से ऊपर गए थे, नीड्स ऊपर बढ़ती गई थी, मतलब नीड्स हमारी मोटिवेशन के लिए। और ये नीड्स हायरार्की की बात करी थी उन्होंने, नीड हायरार्की की बात करी थी मास्लो ने। बर्ग से बर्गर बोला था, दो होते हैं तो टू फैक्टर थ्योरी, बस इतने याद रख लेना। एक और बात देख लेते हैं, अर्थशास्त्र किसने किसने लिखा है, कौटिल्य जी ने। एथिक्स गांधी से रिलेट करना है, हालांकि अर्थशास्त्र से कौटिल्य जी से भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो गांधी आपने लिखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोर्स टेलर। एंड मायो ने क्या बोला था, बताओ। मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी और एक एक्सपेरिमेंट किया था, एच से ही था वो, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट मायो से। ठीक है, सोशल नीड्स वगैरह। ब्यूरोक्रेसी बेबर, डिसीजन मेकिंग साइमन, बाउंड्री रैशनैलिटी साइमन, नीड्स नीड्स हायरार्की ऑफ नीड्स किसने बोला था, मास्लो ने। हाइजीन एंड मोटिवेटर टू फैक्टर थे, टू फैक्टर कौन थे, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स, किसके थे, हर्ट्ज़बर्ग के। ठीक है, सिंपल है ना।
हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छे से कर लिया हमने। एमसीक्यू करेंगे ना तब आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बाकी टॉपिक कर लें यार, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 50 मिनट का होने वाला है, हो गया मतलब। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिंपल टॉपिक है यूपीएससी। तो अगर अब यहाँ तक बने हुए ना तो ये भी कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए टॉपिक करने हैं। दो वीडियोस में हमें कवर करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा कंप्लीट करना। तो कर लो यार, कर लो, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं। अगर आप मतलब ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक, ठीक है, ओके। ठीक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। बताइए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल बोलें तो भारत में ना, इंडिया में सरकारी काम कैसे होता है वही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और क्या होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, सेंटर पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट पे भी होता है। और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ये इसमें कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ब्रेक नहीं होता है, चलता रहता है ना। और ये किसकी वजह से चलता है ये बताइए मेरे को। कंटिन्यूटी किसकी वजह से होती है, ये होती है अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव की वजह से। ये पता कौन होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स। जो हम आईएएस या स्टेट पीसीएस की बात करते हैं ना, ये वही होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, है ना। ये स्टेट में होते हैं, ये सेंटर में होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये तो 5 साल के चुन के आते हैं, आपको पता है, लेकिन ये चलते रहते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी कंटिन्यूटी के लिए सिविल सर्विसेज होते हैं, राइट। तो यही एक, तो ये अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, उसका अगला टॉपिक था कि सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विसेज क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों ज़रूरत होती है सिविल सर्विस की। एक तो ये है कि कंटिन्यूटी रहती है, और दूसरी क्या है, क्या है कि मिनिस्टर टेम्परेरी होते हैं, और ये पॉलिसी पॉलिटिकल होती हैं। मिनिस्टर टेम्परेरी होते हैं, पॉलिसी पॉलिटिकल होती है, क्योंकि पॉलिटिकल और इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। इसलिए हमें सिविल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि ये मतलब एक तो कंटिन्यूटी रहती है, इससे कंटिन्यूटी रहती है। दूसरा, जैसे हमने बोला कि पॉलिसीज पॉलिटिकल होती हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये किसी पार्टी से थोड़ी ना होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, कंटिन्यूटी रहती है, न्यूट्रल होते हैं। तीसरा बोला कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट। इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। इसलिए हम जब सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करते हैं तब उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो ट्रेंड थोड़ी ना होते हैं, वो तो नाम मात्र के ही होते हैं ना, आपको पता ही है। तो ट्रेंड ट्रेंड सिविल सर्वेंट होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से हमें सिविल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एंड एनसीईआरटी में तो एक और लाइन लिखी है कि आपने पता भी होगा आपको, कि सिविल सर्वेंट्स आर द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्वेंट आर द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है, ये बोर्ड हो सकता है। सिविल सर्वेंट का काम, जैसे हमने पढ़ाई था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, सिविल सर्वेंट का काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन बनाना नहीं होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है।
अब टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज क्या हैं? बेसिकली 3 टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। टाइप्स 3 टाइप्स हैं। एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आती हैं 3 सर्विसेज, आईएएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और एक होती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंटर, ये तो होगी ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट। जो सेंटर ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है, फीचर क्या है इसके, फीचर बताओ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करती है। रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा होता है ना। और कंट्रोल जो है वो शेयर्ड होता है, सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास इनका कंट्रोल होता है। अल्टीमेट तो सेंटर के पास होता है, लेकिन सेंटर स्टेट दोनों के पास इनका कंट्रोल रहता है, राइट। और आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आती हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312, जो कि हम पॉलिटी में भी करते हैं, लेकिन आपने कवर किया होगा आई थिंक, नहीं किया तो आर्टिकल जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली सिविल सर्विस के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 312 इज़ द आर्टिकल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। दूसरी सर्विसेज कौन होती है, सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विस में हम बात करते हैं तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही होंगी। ग्रुप ए एंड बी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगी ये, ठीक है। जैसे हो गए आईआरएस हो गए, है ना, आईआरएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, आईआरटीएस वगैरह वगैरह ना, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ये सब क्या है, सेंट्रल सर्विसेज। बाकी कौन सी हैं, स्टेट सर्विसेज। 3 प्रकार की होगी ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। अब स्टेट सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सब, डीएसपी वगैरह, है ना। और यूजली स्टेट सर्विसेज के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनको रिक्रूट किया जाता है, ठीक। तो बेसिक फीचर क्या है सिविल सर्विसेज के, फीचर्स क्या है सिविल सर्विसेज के, तो एक तो ये परमानेंट होती है, परमानेंसी इनकी फीचर है, परमानेंस ये फीचर है। क्यों, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट आए जाए, लेकिन देश चलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की कहते थे ना, देश चलना चाहिए, तो देश तभी चलेगा जब ये परमानेंट होंगे, जब सिविल सर्विसेज परमानेंट होगी, है ना। ऑफिसर रहते हैं, गवर्नमेंट चली जाती है। अब दूसरा क्या है, जो हमने बात करी थी, न्यूट्रलिटी की बात हमने की थी, जो कि पॉलिटिकल बाइस्ड नहीं है। पॉलिटिकल बाइस्ड नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, किसी की पार्टी के थोड़ी ना होते हैं ये, किसी की पार्टी के रिप्रेजेंट थोड़ी ना करते अपने आप को, ये तो न्यूट्रल होते हैं। एंड तीसरा एनोनिमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एनोनिमिटी मतलब जो भी काम होता है ना, जैसे कुछ पुल बना, है ना, तो उसका उद्घाटन कौन करने जाता है, उसका उद्घाटन मिनिस्टर करने जाते हैं, जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उसी का वो उद्घाटन करने जाते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कि सिविल सर्वेंट उसका उद्घाटन कर जाता है, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी मतलब ये पीछे रह के काम करते हैं, इनका फेस सामने नहीं आता है। ऑफिसर उसका क्रेडिट नहीं लेता है, मिनिस्टर क्रेडिट लेता है, ऑफिसर पर्दे के पीछे काम करते हैं, ये होता है एनोनिमिटी। फोर्थ, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, एक ओपन कंपटीशन होता है, ओपन एग्ज़ाम होता है, और जो मेरिट में ऊपर आता है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। तो एक ये इसका फीचर है सिविल सर्विसेज का। तो बेसिक है, काफ़ी बेसिक, आपको पता ही है इसके बारे में, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एग्ज़ाम में सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यूपीएससी का देख लेते हैं। यूपीएससी इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 315 से लेके 323, ठीक है, इसके यूपीएससी के रिलेटेड हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आर्टिकल कौन कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, बिकॉज आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो होगी ही, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो मतलब इंडिपेंडेंस होगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, अपने तरीके से काम करती है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, क्योंकि संविधान के अंडर ही बनी है, ठीक है। तो यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और इनकी टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर्स,
6 ईयर्स होते हैं या तो 65 ईयर्स, जो पहले आ जाए। अगर कोई 62 में अपॉइंट किया गया है तो वो 3 साल ही सर्विस कर पाएगा, इसका मतलब ये होता है। या फिर कोई 58 का अपॉइंट किया गया है तो वो 64 तक 6 साल हो जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि 65 तक ही वो काम करे, जो पहले हो जाएगा, ठीक है, वो उनका टेन्योर रहता है। दिस इज़ टेन्योर। इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट इनको चुनता है। और इनकी जो यूपीएससी रिकमेंड करता है ना, कुछ रिकमेंडेशन देता रहता है, वो बाइंडिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो माननी ही पड़ेंगी, वो एडवाइजरी होती हैं। माने चाहे ना हमारे, एडवाइस करती रहती है, जो भी रिकमेंडेशन होगी वो एडवाइजरी होंगी, ठीक। रिमूवल प्रोसेस क्या है इसकी? रिमूवल प्रोसेस क्या है? रिमूवल प्रोसेस ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी से होता है रिमूवल प्रोसेस। एंड इनके जो एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंसेस से होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट भी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन मोस्टली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पॉलिटी में भी इसको सब कवर करते हैं। जो पब एड का जो सिलेबस है ना, जो हमने थिंकर्स वगैरह करे, वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अब ये क्या होता है सिमिलरली, इसमें ना वहाँ पे 62 ईयर्स था और यहाँ पे यहाँ पे 62 ईयर्स है बस, बाकी 6 ईयर्स ही है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। बाकी सब बाइंडिंग एडवाइजरी होती हैं, ये सेम है, एडवाइजरी होती हैं। एंड और क्या है इसमें? आर्टिकल वही 315, सिमिलरली लाइक सेम एज यूपीएससी। रोल क्या है सिविल सर्विसेज का? सिविल सर्विसेज देखिए, डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाते हैं, वेलफेयर स्टेट को चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सिंपल है, जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि सिविल सर्वेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट यहाँ पे एक साइड पब्लिक है और यहाँ पे एक साइड क्या है, गवर्नमेंट है। तो ये ब्रिज का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, और इसी को गवर्नेंस भी बोला जाता है, गवर्नेंस थ्रू सिविल सर्वेंट्स, ठीक। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बताइए? वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, रिवीजन कर रहे हैं, अब हो गया, इतना ही करना था इसमें। सिविल सर्विस क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट है ना, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। आर्टिकल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज 312 312। यूपीएससी विच टाइप ऑफ बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 315 से 323 तक। यूपीएससी चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। स्टेट पीसीएस को, स्टेट कमीशन को गवर्नर। यूपीएससी की है 65, स्टेट की 62, रिकमेंडेशन इनकी एडवाइजरी, राइट। ये सब हमने किया, इतना ही आपको याद रखना है, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है जो हमने करना है, ये सब हमने कर लिया, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़, एफसीआई वगैरह, ईसीआई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में लोकपाल, लोक आयुक्त है, सिटीजन चार्टर है, आरटीआई एक्ट है। 4-5 टॉपिक हैं कि बाद में करें इनको, काफ़ी लंबा हो गया। ये तो मतलब आसान ही है वैसे तो, देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट से। अब यहीं पे देख लेते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी मतलब एफसी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। बताइए आर्टिकल, बताइए पहले फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल में अंतर्गत आता है ये, बताइए। 280, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका बताइए, मतलब 280 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
324 और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148, राइट। ये आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इसलिए आर्टिकल तो होगा ही। अब बताइए कि इनका रोल क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ये रहा, ये पहले फाइनेंस कमीशन का क्या है, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका रोल है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्शन कमीशन का क्या है कि कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, एमपीज़ के हो गए, एमएलएस के हो गए, राइट, और किसके हैं, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कंडक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करता है, ऑडिट करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, ऑडिट करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। मतलब फाइनेंस कमीशन की बात करें सबसे पहले तो ये, इसको बेसिकली आर्टिकल देख लिया, इसका रोल देख लिया, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। FCI क्या बोला मैंने, आर्टिकल फाइनेंस कमीशन 280, आर्टिकल सेंटर और स्टेट में फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का रोल है इसका, राइट। क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना वो फेडरल कंट्री है, 2 लेवल गवर्नमेंट है ना, स्टेट है एंड सेंटर है, दोनों मिलके देश को चलाते हैं। इसके पास अपनी अथॉरिटी है, इसके पास सेंटर में काम करते हैं। तो सेंटर हैज़ मोर रिसोर्सेज, है ना, एंड स्टेट हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा तो है, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, ज़्यादा मनी होता है, लेकिन स्टेट ग्राउंड लेवल पे तो स्टेट काम करती है ना, तो स्टेट के पास ज़्यादा क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टैक्स की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये स्टेट को की जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कान ये होते हैं, तो वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280, फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन, मतलब इट एंश्योर फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसका काम है। कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें 1 चेयरमैन तो होगा, 1 चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन एंड अदर मेंबर्स होंगे। अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। करंट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बताइए मेरे को, कौन सा है, कौन सा चला हुआ है और कौन इसके मेंबर हैं, बताइए। क्या ये परमानेंट बॉडी है या टेम्परेरी है, बताइए, पीरियोडिक बॉडी है। इट इज़ अ पीरियोडिक बॉडी, क्वाजी परमानेंट एंड पीरियोडिक बॉडी का मतलब अपॉइंट की जाती है 5 साल के बाद, राइट। फंक्शन क्या है, जैसे बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसका एक मेजर फंक्शन है। प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांटी नेट वगैरह। रिकमेंडेशन हमेशा ना याद रख लेना, किसी की भी बाइंडिंग नहीं होती है, बेसिकली एडवाइजरी ही रहती हैं, तो इसकी भी एडवाइजरी होगी, लाइक यूपीएससी रिकमेंडेशन एडवाइजरी। अब इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक इसमें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताइए, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 है ना, इसका क्या करता है ये, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है एंड 6 ईयर लाइक यूपीएससी, 6 ईयर एंड 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर लाइक यूपीएससी। एंड इनको निकाला कैसे जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको सिमिलरली लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ही इनको रिमूव किया जाता है,
रिमूवल प्रोसेस वही रहती है, रिमूवल प्रोसेस। फंक्शन जैसे मैंने बताया कि कंडक्ट करता है इलेक्शन लोकसभा के, मतलब एमपी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, तो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? दैट इज़ बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये पार्टीज़ को सिंबल भी देते हैं, जो डिफरेंट पर्सन लड़ते हैं चुनाव उनको भी सिंबल दिए जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिए जाते हैं। इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को किसको बोला जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। याद रखना, गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए इजी है, लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग करना आप केवल गलत करते हैं, इसलिए सिंपल है, इतना ही करना है आपने इसमें। अब कैग कर लेते हैं। कैग में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है इसका? डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आर्टिकल 148 जो हमने अभी किया, इसका रोल क्या है कैग का? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्या करना है? ऑडिट करना है। ऑडिट किसको? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। तो मतलब ये क्या चेक करता है कि मतलब जो एक्सपेंडिचर किया गया है, क्या वो रूल्स के हिसाब से किया गया है, क्या वो लीगल है या नहीं है, बस इतना चेक करना होता है इसको। और क्या जो स्पेंडिंग किया गया है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है ना, तो क्या पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया गया था कि ऐसे स्पेंड कर दिया? तो ये सब ये चेक करता है। सो कैग को क्या बोला जाता है? इट इज़ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये किसको बोला जाता है? एक कैग को बोला जाता है। सिमिलरली प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, वही 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, लाइक यूपीएससी, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैग जो है वो रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करता है? प्रेसिडेंट को करता है और गवर्नर को भी करता है। एंड देन इसकी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखी जाती है, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसकी रिपोर्ट को फिर किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाता है किसकी रिपोर्ट को? कैग की रिपोर्ट को। कैसे तो मतलब एग्जामिन करना जरूरी होता है ना रिपोर्ट को, कि रिपोर्ट अच्छी बनी है नहीं बनी, सब उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में इसकी रिपोर्ट को रखा जाता है, और फिर बाद में किसको मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी में के पास भेज दिया जाता है एग्जामिन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखो कैग, फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर, और फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में एंड देन पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये फ्लो आपको पता होना चाहिए। इनकी जो सैलरी है ना, जितने भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, तो इनकी जो सैलरी है या एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से लेकर क्वेश्चन। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स विद मी। इफ नॉट, please revise it from here on 2x speed. It definitely be beneficial, or do practice session, वो हम लाइव भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है वो लोकपाल है, लोकायुक्त है, सिटीजन चार्टर है, आरटीआई एक्ट 2005 है ना। तो बताइए लोकपाल क्या होता है एंड लोकायुक्त क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए। यहीं पे लिख लेते हैं इसके बारे में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये लिखा ही है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, सिलेबस से ही क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे होगा एफसीआई, ईसीआई, कैग एंड लोकपाल, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो लोकपाल सीधा आंसर हो जाएगा। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल
बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी है लोकपाल, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट से बनी है। तो कौन सा एक्ट था? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, याद रखना, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो मतलब इसके सोर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है, वो एक्ट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें है ही नहीं। तो ये एक्ट के, हाँ लिख लेते हैं, लोकपाल। तो वो कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, नोट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। तो जरूरी क्यों है लोकपाल? क्योंकि करप्शन के केसेस थे, हाई लेवल ऑफ करप्शन केसेस, जिसमें गवर्नमेंट पर पब्लिक का ट्रस्ट ख़त्म हो रहा था, है ना, करप्शन केसेस बढ़ते जा रहे थे, एंड डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी थी कि भाई इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, 2G स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, अपना वो कॉमनवेल्थ वाला जो स्कैम हुआ, तो इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा था, ये सब देश में चल रहा था उस टाइम पे। अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो सब। तो लोकपाल इसलिए ज़रूरी था, और ये बिल लाया गया था और पेश किया गया था और पास हुआ था, तब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 बना, और उसमें लोकपाल को नियुक्त किया जाता है। लोकपाल इंक्वायरी किसको कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को कर पाता है, ये नहीं कर पाता है? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर को ये इंक्वायरी कर पाता है, लेकिन देर आर सर्टेन कंडीशन जानना जरूरी नहीं है आपको, बस इतना जान लो कि प्राइम मिनिस्टर आएगा तो यूनियन मिनिस्टर तो आ ही जाएगा, MP तो डेफिनेटली आ जाएगा, और ग्रुप A ग्रुप B C D ऑफिसर सब आ जाएंगे इसमें सेंटर के। ये सेंटर के लिए होता है, नोट स्टेट के लिए। तो सेंटर में लोकपाल चलता है, लोकपाल कवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है इसमें? कंपोजिशन देख लो, तो सेंट्रल है, ठीक है, करप्शन केसेस की इंक्वायरी करता है, करप्शन, और PM को कर सकता है, तो बाकी तो सारे आ ही जाएंगे, मिनिस्टर MP M और ऑफिसर्स आ जाएंगे सारे, ना, मंत्री संत्री सब आ जाएंगे, मंत्री और ऑफिसर सब आ जाएंगे। कंपोजिशन देख लो, कंपोजिशन, तो एक तो चेयरमैन होगा, वन चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स। तो अप टू 8 मेंबर्स, हाफ जो होंगे ना वो जुडिशियल, मतलब 4 जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, और हाफ जो है वो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, याद रखना, हाफ नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? अपॉइंटमेंट इज डन बाय सिलेक्शन कमेटी, नोट बाय प्रेसिडेंट, सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से होते हैं इसमें? तो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, PM होता है, और स्पीकर होता है, CGI होता है, एट्सेट्रा। मतलब सिलेक्शन कमेटी आप याद रख लो, बस कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होती है लोकपाल की। मतलब लोकपाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही करता है, करप्शन केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, और प्रोसिक्यूशन सजेस्ट करता है, क्योंकि इसका अपने पास अपना कोर्ट नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है लोकपाल, ठीक, ये सब है। अब लोकायुक्त देख लेते हैं। इतना ही डिफरेंस है कि ये स्टेट का होता है लोकायुक्त ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टेट अपने एक्ट से बनती है, राइट। लोक रोल ऑफ लोकायुक्त क्या है बताइए? और ये तो स्टेट में इतना पता चल गया है, ये भी हाई लेवल ऑफ करप्शन देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ ऑफिसर के सेम सेम लाइक उसमें डिफरेंस क्या है तो फिर इनमें? लोकपाल जो है वो यूनिफॉर्म लॉ है, और लोकायुक्त स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं इनके लॉ, राइट। पहला लोकायुक्त कहाँ अपॉइंट किया गया था? महाराष्ट्र में 1971 में, याद रखना। सिटीजन चार्टर, इन नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिटीजन चार्टर। अब ये क्या चीज़ है? ये कोई बॉडी थोड़ी ना है, लाइक लोकायुक्त लोकायुक्त कोई बॉडी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो एक सिटीजन चार्टर एक तरह से बोल सकते हैं एक मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म? तो पहले तो ये देख लो कि इंट्रोड्यूस 1997 में किया गया था इसको, सिटीजन चार्टर को।
ना ही ये बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि सर्विस स्टैंडर्ड को डिफाइन करना, मतलब एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये सर्विस अपनी स्टेट के स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन को दी जाएगी और इतने टाइम में ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो स्टेट लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, और टाइम बोर्ड मैकेनिज्म होता है इन सर्विस को पूरा करने का, है ना, टाइम लिमिट होता है। तो सर्विस सिटीजन चार्ट लोकायुक्त नहीं है, ये है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या है? लिस्ट ऑफ का लिस्ट ऑफ सर्विसेज, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या है वो सब है। और टाइम लिमिट होता है कि कितने टाइम में ये सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इसका पर्पस है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, और ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लीगैलिटी नहीं है, इसकी लीगल फोर्स नहीं है। ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको गवर्नमेंट के लिए मोरल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट खुद ही बता दे कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑनलाइन जैसे होता है ना, ऑनलाइन पोर्टल, ये सर्विसेज हैं, ये लिस्ट हैं, और इतने टाइम में ये मिलेगा, सर्विसेज कंप्लीट होगी। इसके पीछे कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन हाँ मोरल ऑब्लिगेशन जरूर है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है डेफिनेटली। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि सिटीजन चार्टर मतलब लीगली इन्फोर्सेबल है? नहीं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा। और ये वॉलंटरी और मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट कर लेते हैं आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट 2005, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। अब आरटीआई क्या है? ये स्टैट्यूटरी लॉ है, क्योंकि लॉ बना है, डेफिनेटली पास हुआ था, तो स्टैट्यूटरी लॉ है। और ना आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाना है भाई। ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही ना जब आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी आएगी, करप्शन कम होगा, ये सब है। मतलब ये सिटीजन को बेसिकली एम्पावर कर रहा है, और ये भी सिटीजन को ही एम्पावर कर रहा है ना सिटीजन चार्टर, क्योंकि सिटीजन के पास सर्विसेज आ रही हैं कि ये सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इतने टाइम बॉन्ड में प्रोवाइड कर रही है, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है सिटीजन चार्टर। और आरटीआई भी सिमिलरली, आरटीआई से करप्शन कम होगा, सिटीजन्स के एम्पावर होंगे, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव ही तो होगा, एम्पावर, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब होगा ना इससे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आरटीआई में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। आरटीआई के अंडर कौन कौन आता है, पहले ये देख लो कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ आरटीआई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है एंड स्टेट भी तो आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी भी आती हैं, पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ भी आती हैं, जैसे कि एनजीओ भी आएगा जो गवर्नमेंट फंडेड, या फिर पीएसयू वगैरह सब हाँ आएगा इसमें। लेकिन इसमें प्राइवेट नहीं आती हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह वो नहीं आएंगी, ये बेसिक है, ठीक है। तो आरटीआई टाइम लिमिट क्या है आरटीआई की? यूजली 30 डेज़ रहती है, 30 डेज़, लेकिन 48 आवर्स भी रहती है अगर आरटीआई किससे रिलेटेड है, लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, तो 48 आवर्स में अंदर आपको रिप्लाई आएगा। और अदर केसेस में 30 दिनों तक रिप्लाई का टाइम है। तो सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना। तो यही है इसमें जो इसमें करना था नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में। तो एक बार देख लेते हैं कि लोकपाल एक्ट कब पास किया गया था। 2013 में लोकायुक्त स्टेट बॉडी है। और सिटीजन चार्टर क्या है? इट इज़ नॉट अ लॉ, इट इज़ अ टूल, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक सिटीजन चार्टर टूल है। क्या होता है? लिस्ट ऑफ सर्विसेज, टाइम बॉन्ड मैकेनिज्म टू गिव दो सर्विसेज, एंड इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ये मोरल ऑब्लिगेशन के ऊपर होता है। आरटीआई एक्ट 2005 एक्ट, और आरटीआई कौन कवर होता है? सारा ही स्टेट, सेंटर और पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक फंडेड बॉडीज़, है ना, ये सब होती है। आरटीआई रिप्लाई कब आता है? 30 दिनों के अंदर आना होता है। 48 आवर्स जब आरटीआई रिलेटेड होती है लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, राइट। तो नेक्स्ट में हम वो देखेंगे, इन जो भी आज हमने टॉपिक किए ना इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, अराउंड 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये कर लेंगे अगर आपने चाहा तो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्दी किए हैं। अगर आप पहली बार कर रहे होंगे तो फिर दिक्कत आती है, लेकिन टाइम उतना नहीं है बेसिकली कि हम बहुत डिटेल में करें और आराम आराम से करें, आपको फास्ट ही करना पड़ेगा। और इसमें जो आज हमने किया ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल जो मैंने बताया वो देख लेना, और बस इतना ही है। पर्सनैलिटी प्लस आर्टिकल जो तो 2-3 बताए, और बाकी क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर लेंगे, कॉमन सेंस से भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर इनको लेके, तो ये बहुत अच्छे से मैंने कवर किए थे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।